आर यू? ओके पीपल, वी वर डूइंग व्हाट पीपल आर, अरे व्हाट पीपल आर। ओके हम यहाँ पे वैक्सीन्स पढ़ रहे थे, ठीक है 71 ना। पोलियो ड्रॉप्स गिवन टू चिल्ड्रन आर एक्चुअली अ वैक्सीन, ठीक है। ये एक बहुत ही पेनलेस वैक्सीन है। ज़्यादा करके आपके जितने भी वैक्सीन्स हैं वो सब इंजेक्शन वाले हैं और पेनफुल हैं। आपको तो खैर कोई भी पेन नहीं होता है, पेन तो हमको हुआ था भाई सब फट से एकदम से ऐसा, ठीक है, खून के फव्वारे निकलते थे। खैर तो ये तो आपके इंजेक्शन्स होते हैं जो आपको दिए जाते हैं। किसी ने घर पे जाकर अपना फाइल देखा, बचपन का फाइल नहीं, मतलब 1% की क्यूरियोसिटी नहीं है। ओके तो आप अगर देखोगे उसमें बहुत सारे वैक्सीन्स आपको लगे हुए। आपके शुरुआती 2 साल पे सबसे ज़्यादा वैक्सीन्स लगते हैं, ठीक है। और पोलियो एक पेनलेस वैक्सीन है, इसको भाई साहब ओरल ड्रॉप्स में देते हैं हम, ठीक है। 5 साल की उम्र तक पोलियो वैक्सीन जो है तो ओरली दिया जाता है, इसमें इंजेक्शन नहीं लगता है। और इसीलिए देखो कोई भी घर पे आकर दे सकता है आपको, ठीक है। मतलब कोई मेडिकल प्रैक्टिशनर की ज़रूरत नहीं है, सुई लगाने के लिए आपको ट्रेनिंग चाहिए, ठीक है। ऐसा यहाँ पे बच्चों को या हम ओरली दे सकते हैं पोलियो के वैक्सीन। सो इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट ईजिएस्ट ऑफ ऑल वैक्सीन्स एंड इट टेक्स केयर ऑफ वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस डिजीजेस विच मेक्स अ पर्सन हैंडीकैप, परमानेंटली हैंडीकैप। किसी पोलियो के पेशेंट को देखा है आपने, ठीक है, तो उनका मसल का ग्रोथ नहीं होता, मसल का जो ग्रोथ होता है वो अरेस्ट हो जाता है। तो मतलब सिर्फ हड्डी दिखती है ऐसे टाइप की, ठीक है, तो वो ग्रोथ नहीं होता, मसल का मूवमेंट नहीं हो सकता उसका, ठीक है। अ वर्ल्ड वाइड कैंपेन्स अगेंस्ट स्मॉल पॉक्स हैज फाइनली लेड टू इरेडिकेशन फ्रॉम मोस्ट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। आज की तारीख में स्मॉल पॉक्स आप नहीं सुन पाएंगे, ठीक है। स्मॉल पॉक्स इरेडिकेट हो चुका है, मतलब ख़त्म हो चुका है। ऐसा नहीं है कि वायरस नहीं है, वायरस अभी भी है। स्मॉल पॉक्स का वायरस अभी भी एयर, वाटर और सॉइल में है। हमारे एनवायरनमेंट में अभी भी स्मॉल पॉक्स का वायरस है, बट द वैक्सीनेशन स्कीम हैज़ इरेडिकेटेड इट। इतनी ज़ोर से हमने वैक्सीनेशंस किए हैं कि ये ऑलमोस्ट हमारे समाज से जा चुका है। और सिर्फ मतलब इंडिया में ही नहीं, बाकी सारे पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड में भी स्मॉल पॉक्स जा चुका है, ठीक है। ओके दीज डेज वैक्सीन्स आर मेड ऑन अ वेरी लार्ज स्केल। आज की तारीख में बहुत लार्ज स्केल में होता है, ठीक है, वैक्सीनेशंस, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा वैक्सीन्स होते हैं फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स से वैक्सीन्स बनते हैं। वैक्सीन्स होते क्या है, डेड एंड वीकेंड जर्म्स होते हैं ये, ठीक है। डेड एंड वीकेंड जर्म्स होते हैं जो आपके अंदर डाले जाते हैं। दवाई नहीं होती है ये, आपकी बॉडी ऑटोमेटिकली फाइट करेगी। आपके अंदर सिर्फ ट्रेनिंग के लिए वैक्सीनेशन डाला जाता है। आपके बॉडी के अंदर ऑटोमेटिकली एंटीबॉडीज़ बने एक पर्टिकुलर डिजीज़ के लिए। सो उस डिजीज़ की हम बहुत केयरफुली सैम्पलिंग करते हैं। उस डिजीज़ से हम जो बहुत ही माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो मरे हुए हैं और ऑलमोस्ट वीक हैं उनको निकालते हैं, ठीक है। सो टू प्रोटेक्ट ह्यूमन्स एंड अदर एनिमल्स, ठीक है। जो हमारे एनिमल हस्बेंड्री में अगर आप देखोगे तो वैक्सीनेटेड होते हैं। जितने भी आपके पेट एनिमल्स होते हैं, चाहे वो डॉग हो, चाहे काऊ हो, चाहे कैट हो, चाहे आपका भाई साहब कैमल हो, वॉट एवर एनिमल्स वी यूज़ वी गेट देम वैक्सीनेटेड एज वेल, ठीक है। एंड वी गेट वैक्सीन्स फॉर अस एज वेल, ठीक है। तो हमारे लिए भी भाई साहब वैक्सीन्स होता है। ओके सो अगर आप देखोगे भाई साहब वैक्सीन फ्रॉम सेवरल डिजीजेस, बहुत सारे डिजीजेस से हमको वैक्सीन्स बचाता है, ठीक है। बहुत सारे खतरनाक लाइफ थ्रेटनिंग डिजीजेस से हमारे वैक्सीनेशंस हमको बचाते हैं, ठीक है। ओके एडवर्ड जेनर डिस्कवर्ड द वैक्सीन फॉर स्मॉल पॉक्स इन 1798। बहुत ही खतरनाक था ये, ठीक है। एक्चुअली में देखिए, आप जब टेस्टिंग करते हैं ना, किसी वैक्सीन की जब टेस्टिंग होती है तो उसके लिए आपको अप्रूवल्स लेने पड़ते हैं, ठीक है। ऐसे ही नहीं टेस्ट कर सकते आप। ह्यूमन ट्रायल जो होता है, पहले होता है एनिमल्स पे ट्रायल, ठीक है। तो माउस होता है, रैबिट होता है, उन पे ट्रायल किया जाता है। उसके बाद ह्यूमंस पे ट्रायल किया जाता है, ठीक है। तो आप ये विश्वास नहीं मानेंगे, जब कोरोना हुआ था तो वर्ल्ड की जितनी भी फार्मास्यूटिकल कंपनीज थी, मेडिसिन बनाने वाली कंपनी थी, वो सब मर रहे थे इंडिया में आने के लिए, इंडिया में लॉन्च होने के लिए। क्यों? क्योंकि इंडिया में एक बहुत बड़ी तादाद में आपका पब्लिक जो है तो अपने आप को ट्रायल के लिए अवेलेबल करती है, ठीक है। पब्लिक अपने आप को ट्रायल के लिए, गरीब लोग हैं, ठीक है, गरीब लोग हैं तो ऑब्वियसली 10,000 में 20,000 में राज़ी हो जाते हैं अपने ऊपर ट्रायल कराने के लिए। 20,000 मिल रहा है, क्या है, ऐसे ही जी रहे हैं भाई साहब, थोड़ा एक वैक्सीन लगा के देख लेंगे भाई साहब क्या होता है। तो गरीब लोग अपने आप पे वैक्सीनेशन लगा लेते हैं क्योंकि वो ट्रायल है, अभी तक उनको उसका रिजल्ट्स नहीं मालूम है, ठीक है। हो सकता है कुछ और इफेक्ट हो जाए। तो एडवर्ड जेनर भाई साहब ने क्या किया, इन्होंने जो स्मॉल पॉक्स का वैक्सीनेशन था ना, वो एक बच्चे में ज़बरदस्ती डाल दिया, मालूम भी नहीं था, और उस बच्चे को कभी पॉक्स नहीं हुआ। इट वॉज एक्चुअली इलीगल,
ठीक है। वो बच्चा किसी और ट्रीटमेंट के लिए उनके पास आया था और उन्होंने वो वैक्सीनेशन उनके अंदर डाल दिया, क्योंकि उन्होंने देखा कि जितने भी लोग हैं जो काउस को पालते हैं उनको स्मॉल पॉक्स नहीं हो रहा है। तो उन्होंने थोड़ा सा इन्वेस्टिगेशन किया, उन्होंने देखा कि काऊ पॉक्स एक डिजीज़ है और काऊ पॉक्स से जो लोग क्लोज संबंधित है वो कैटल ओनर्स हैं, तो उनके अंदर ये जर्म्स गया है और उनके बॉडी में एंटीबॉडीज़ ऑलरेडी प्रोड्यूस हो गई हैं। तो इसीलिए स्मॉल पॉक्स के जब जर्म्स इनके अंदर जा रहे हैं, जब वायरस इनके अंदर जा रहा है, कुछ असर नहीं हो रहा है क्योंकि इनके अंदर एंटीबॉडीज़ बन गई हैं। तो इन्होंने क्या किया, काऊ पॉक्स से जो काऊ सफ़र हो रहा है उसका सैम्पलिंग लिया और इस बच्चे के अंदर डाल दिया और उस बच्चे को कभी स्मॉल पॉक्स नहीं हुआ। तो हिज थिंग बिकेम सक्सेसफुल, बट दिस वाज एन इलीगल वे। ये ह्यूमन ट्रायल कर रहे हैं लेकिन कोई परमिशन नहीं। अभी देखो 1798 की बात है, आज की तारीख में ये करने जाएंगे पहले पुलिस पकड़ के ले जाएगी, ठीक है, मृत्युदंड हो सकता है ऐसे में, ठीक है। सो ऐसी चीज़ें हैं। तो एडवर्ड जेनर ने ऐसा किया जो गलत है, लेकिन इस गलती के लिए हमको एक लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज़ से छुटकारा मिल गया, स्मॉल पॉक्स, ठीक है। तो इन्होंने ऐसे ही किसी को बताया नहीं, अरे हम ट्रीटमेंट कर रहे हैं और इसको सुई लगा दिया, तो इसके अंदर चला गया और इस बच्चे को कभी भी स्मॉल पॉक्स नहीं हुआ। तो इससे क्या हुआ, हम इस डिजीज़ से तो छुटकारा पा गए, ठीक है, इस डिजीज़ से परमानेंटली छुटकारा पा गए, लेकिन ये तरीका गलत था, ठीक है। ह्यूमन ट्रायल आप ऐसे ही नहीं कर सकते, आपको गवर्नमेंट की परमिशन लेनी पड़ती है। हालांकि इंडिया में बहुत ऊपरी तौर पे ह्यूमन ट्रायल्स होते हैं, ठीक है, ह्यूमन ट्रायल्स होते हैं और वो इलीगली होते हैं। ह्यूमन ट्रायल्स कैसे होते हैं, ये जो फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ हैं ये क्या करती हैं, गरीब झोपड़पट्टियों में जाती है और बोलती है कि हमारा एक मेडिसिन निकला है, हम ह्यूमन ट्रायल्स करने जा रहे हैं, तो आप क्या अगर करने हमको देंगे तो हम आपको पर फैमिली पर मेंबर 10,000 20,000 जो भी रहेगा वो दे देंगे, ठीक है, और उनसे साइन करवा के लेते हैं, कुछ भी हुआ तो जिम्मेदार आप हुए। अब गरीब लोग हैं, क्या करेंगे, 10,000 मिल रहा है, चलो भाई साहब कर लेते हैं। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म स्पेंड एंड फॉर इंक्रीजिंग सॉइल फर्टिलिटी, ठीक है, क्लीनिंग द एनवायरनमेंट। अभी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का सॉइल फर्टिलिटी में क्या योगदान है और इन्वायरमेंट को क्लीन करने का क्या योगदान है। तो अभी आप देखो, जो सॉइल की फर्टिलिटी होती है ना, वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की वजह से होती है। सॉइल में जितनी फर्टिलिटी होती है, मतलब सॉइल में अगर कोई क्रॉप्स आप उगा रहे हैं और धनाधन क्रॉप्स निकल रहे हैं, अच्छा फसल हो रहा है आपका, तो इसका मतलब उस सॉइल में अच्छा माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, ठीक है। इसीलिए किसी भी सॉइल में ज़्यादा फर्टिलाइज़र नहीं डालना चाहिए। जितना आप फर्टिलाइज़र डालेंगे उतने माइक्रो ऑर्गेनिजम्स मरेंगे और जितने माइक्रो ऑर्गेनिजम्स मरेंगे फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल विल गो डाउन, ठीक है। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? सो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर एक्सटेंसिवली यूज्ड फॉर इंक्रीजिंग सॉइल फर्टिलिटी। इंक्रीजिंग सॉइल फर्टिलिटी, ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, देखो बैक्टीरियाज होते हैं, इससे सॉइल फर्टिलिटी बढ़ती है, ठीक है। So certain bacteria and blue-green algae are able to fix nitrogen from the atmosphere to enrich the soil with nitrogen and increase its fertility। अभी जो देखो नाइट्रोजन एटमॉस्फेयर में अवेलेबल है, लेकिन ना ही ह्यूमन बींग्स और ना ही प्लांट्स इस नाइट्रोजन को अब्जॉर्ब कर सकते हैं, ठीक है। ये नाइट्रोजन से बनता क्या है, ये नाइट्रोजन से बनता है अमीनो एसिड्स, और ये अमीनो एसिड से क्या बनता है, प्रोटीन्स। और प्रोटीन्स हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, आपका ग्रोथ ही नहीं होगा प्रोटीन्स नहीं होंगे तो, ठीक है। आपके बॉडी में जो सेल्स का ग्रोथ होता है वो प्रोटीन्स की वजह से होता है, ठीक है। तो अभी ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या करते हैं, दीज माइक्रो ऑर्गेनिजम्स अब्जॉर्ब द नाइट्रोजन फ्रॉम द एटमॉस्फेयर एंड पास इट ऑन इनटू द सॉइल। सॉइल में ये पास कर देते हैं एज सल्यूबल नाइट्रेट्स, ठीक है। दे पास इट इनटू द सॉइल एज सल्यूबल नाइट्रेट्स एंड दीज सल्यूबल नाइट्रेट्स आर एक्चुअली अब्जॉर्ब्ड बाय द प्लांट। ये भाई साहब प्लांट अब्जॉर्ब कर लेता है, ठीक है, प्लांट अब्जॉर्ब कर लेता है एंड दे बेसिकली टर्न इनटू प्रोटीन्स। आपने सुना होगा पालक खाया करो, बहुत स्ट्रांग बन जाओगे। क्यों? क्योंकि पालक के जो रूट नोड्यूल्स में एक बैक्टीरिया होता है जिसको हम बोलते हैं राइजोबियम बैक्टीरिया, ठीक है, इसको हम बोलते हैं राइजोबियम बैक्टीरिया। ये बैक्टीरिया भाई साहब बहुत बड़े पैमाने पर क्या कर सकता है, एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन अब्जॉर्ब करके उसको नाइट्रेट्स में कन्वर्ट करता है, और जैसे ही नाइट्रेट्स में कन्वर्ट करता है पालक का जो रूट्स है उसको खींच लेता है, और पालक जो फूड प्रोड्यूस करता है वो किस में जाता है भाई साहब, इसमें जाता है, ठीक है। सो इस टाइप के न्यूट्रिशन को हम क्या बोलते हैं, सिम्बायोटिक न्यूट्रिशन, ठीक है। ये सिम्बायोटिक न्यूट्रिशन मतलब क्या होता है भाई साहब, सिम्बायोटिक न्यूट्रिशन मतलब प्लांट्स जो फूड बना रहे हैं वो इन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को जा रहे हैं, और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो नाइट्रेट अब्जॉर्ब कर रहे हैं वो प्लांट्स को जा रहे हैं, ठीक है। तो दोनों का फ़ायदा है, ठीक है। एक इनको नाइट्रेट्स बनाकर दे रहा है जिस नाइट्रेट्स पे प्लांट्स क्या बना सकते हैं, प्रोटीन्स, और प्लांट्स जो फूड बना रहे हैं वो इनको जा रहा है। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? तो इस लेन देन के न्यूट्रिशन को हम क्या बोलते हैं, सिम्बायोटिक न्यूट्रिशन। दोनों को एक दूसरे से फ़ायदा है, ठीक है।
तो आपका देखो ये सब नाइट्रोजन है, एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन है, ठीक है। एटमॉस्फेयर में बहुत बड़ी मात्रा में ऑलमोस्ट 70% और मोर इज़ नाइट्रोजन, ठीक है, 78% सॉरी, ठीक है, 78% इज़ नाइट्रोजन। ये नाइट्रोजन भाई साहब ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स अब्जॉर्ब करते हैं। ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स अब्जॉर्ब करके इसको बनाते हैं नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और नाइट्रेट, ठीक है। दे बेसिकली कन्वर्ट इनटू नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एंड नाइट्रेट्स। सो दीज आर अब्जॉर्ब बाय द रूट नोड्यूल्स और ये ऊपर जाते हैं, ठीक है, दे बेसिकली गो अप। तो ये आपके ये देखिए अमीनो एसिड चेन्स हैं, दीज आर बेसिकली अमीनो एसिड चेन्स, और इनसे बनता है आपका प्रोटीन्स, ठीक है, इनसे बनता है आपका भाई साहब प्रोटीन्स, ठीक है, क्लियर है। दीज माइक्रोब्स आर कॉमनली कॉल्ड एज बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सर्स। तो इनको हम क्या बोलेंगे, बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सर्स, क्योंकि और कोई भी प्लांट और एनिमल का कैपेसिटी नहीं है एटमॉस्फेयर के नाइट्रोजन को ऑब्जॉर्ब करने की। सिर्फ ये छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म से एटमॉस्फेयर के नाइट्रोजन को ऑब्जॉर्ब कर सकते हैं, और पूरे फूड चेन में नाइट्रोजन यहाँ से ही सप्लाई होता है, ठीक है। तो अभी समझ लो कोई छोटा सा प्लांट है, उसमें नाइट्रोजन सप्लाई हुआ है, उसको कोई डियर खाएगा, उसको आप खाएंगे, और ये पूरा फूड में आ जाएगा, फूड साइकिल में आ जाएगा, ठीक है, प्रोटीन्स। समझ में आ रहा है। सो नाइट्रोजन जो अब्जॉर्ब होता है वो एटमॉस्फेयर से अब्जॉर्ब होता है, और वही नाइट्रोजन नाइट्रेट्स में कन्वर्ट होता है। यही नाइट्रेट्स रूट नोड्यूल से होते हुए प्लांट्स में जाते हैं, और प्लांट्स इससे अपना प्रोटीन्स बनाते हैं। इसी प्लांट्स को दूसरे एनिमल्स खाते हैं, उन एनिमल्स को दूसरे एनिमल्स खाते हैं, तो पूरे फूड चेन में आपका क्या आ जाएगा भाई साहब, प्रोटीन्स आ जाएगा, ठीक है, बाय अब्जॉर्प्शन ऑफ एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन बाय माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। रुद्राक्ष बेटा किधर देख रहा है, ओके। These microbes are commonly called as biological nitrogen fixers. क्लियर है, आर वी क्लियर, बहुत बढ़िया भाई साहब। द वेस्ट ऑफ, अभी देखो इसका मतलब क्या होगा कि भाई साहब नाइट्रोजन तो खत्म हो जाएगा। अगर ये लोग सारा नाइट्रोजन ले रहे तो नाइट्रोजन तो खत्म हो जाएगा, ठीक है, नहीं ऐसा नहीं होता। जो भी वेस्ट आप जनरेट करते हैं, चाहे वो प्लांट से वेस्ट हो, चाहे वेजिटेबल से हो, चाहे फ्रूट से हो, ठीक है, प्लांट्स वेजिटेबल्स फ्रूट से जो भी वेस्ट जनरेट होता है वो वापस एटमॉस्फेयर में जाता है, आर कलेक्टेड फ्रॉम द नियर बाय हाउसेज एंड गार्डन्स, एंड दे अगेन जो हमारा नाइट्रोजन इसमें अब्जॉर्ब होता है दैट इज बेसिकली रिलीज्ड बैक इनटू द एटमॉस्फेयर। किसी पब्लिक शौचालय के पास से आप गए हैं, खुशबू आती है, बदबू आती है, क्यों आती है, वाई, क्योंकि यूरिन पास नहीं, साफ के लिए नहीं, यूरिन पास हो रहा है ना बहुत बड़े पैमाने पे। आपके खुद के बाथरूम से अगर आप पानी निकालेंगे तो बहुत ज़रा बास आएगा, है ना। क्यों, ये बास कहाँ से आ रहा है, क्योंकि आपके बॉडी से अमोनिया रिलीज़ होता है, ठीक है, आपके यूरिया में या यूरिन में अमोनिया बहुत ज़्यादा होता है, और ये अमोनिया किससे बना होता है भाई साहब, नाइट्रोजन से, ठीक है। तो जो नाइट्रोजन आपने अब्जॉर्ब किया है वो नाइट्रोजन वापस एटमॉस्फेयर में जाता है, तो ये साइकिल मेंटेन रहती है, ठीक है, ये साइकिल मेंटेन रहती है, दिस साइकिल इज कंटिन्यूसली मेंटेन। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल, समझ में आ रहा है। अब्जॉर्ब हुआ फिर रिलीज़ हुआ, अब्जॉर्ब हुआ फिर रिलीज़ हुआ, थोड़ा बहुत यूज़ हुआ फिर रिलीज़ हुआ, अब्जॉर्ब हुआ फिर से थोड़ा सा रिलीज़ हुआ, एंड दैट इज़ हाउ इट इज़, ठीक है। दे आर पुट इन अ पिट मीन्स अ वेट डिस्पोजल। अभी जैसे देखो ये जितने भी आपके ऑर्गेनिक, बड़ी हंसी आ रही है, मिल गई है, बहुत बढ़िया। अब क्यों ना, घर की चाबी मिल गई है, वेरी गुड। कितना परेशान करता है पेरेंट्स को तू, हाँ। ओके पीपल, तो देखो यहाँ पे हम क्या करते हैं, जितना भी हमारा ऑर्गेनिक वेस्ट होता है, ठीक है, सो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे इनऑर्गेनिक वेस्ट की बात नहीं कर रहे हैं हम, यहाँ पे ऑर्गेनिक वेस्ट की बात कर रहे हैं, ठीक है। सो ऑल द ऑर्गेनिक वेस्ट दैट इज़ जनरेटेड, ठीक है, मतलब जैसे आपके वेजिटेबल पील्स हो गए, ठीक है, फ्रूट के पील्स हो गए, छिलके जो होते हैं, ठीक है, जिनको हम कंज्यूम नहीं करते हैं जनरली, तो आलू के छिलके हो गए, ठीक है, ये सारे हम बेसिकली क्या करते हैं, कलेक्ट करते हैं। सूखा कचरा, गीला कचरा आपने सुना रहेगा, ठीक है, ये ऑर्गेनिक वेस्ट को हम एक पिट में कलेक्ट करते हैं, एंड दिस इज़ बेसिकली डीकम्पोज्ड। तो 3 महीने के बाद आपको यहाँ पे क्या मिल जाएगा, मतलब इसको ये अपने आप ही डीकम्पोज हो जाएगा। थोड़ा बहुत माइक्रो ऑर्गेनिजम्स अगर हम डाल देंगे तो अपने आप डीकम्पोज हो जाएगा। क्यों, क्योंकि इनमें होते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। तो ये आपको भाई साहब इसमें क्या मिल जाएगा, दिस इज़ बेसिकली एक ऑर्गेनिक मैन्योर बन जाएगा, ठीक है, दिस विल बी एन ऑर्गेनिक मैन्योर। आप जब मार्केट से चीज़ें लाते हैं तो उसमें देखो लिखा रहता है अ प्रोडक्ट ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग, ठीक है, ऑर्गेनिक फार्मिंग का प्रोडक्ट है, ऐसा क्यों लिखा रहता है, क्योंकि भाई साहब ये ऑर्गेनिक वेस्ट से बना है, दिस हैज़ बेसिकली बीन मेड फ्रॉम
ऑर्गेनिक वेस्ट के डिकम्पोजिशन से ये बनता है, ठीक है, क्लियर है। दे आर पुट इन अ पिट मेंट फॉर वेस्ट डिस्पोजल, ये भाई साहब वेस्ट डिस्पोजल होता है, और यहाँ पे भाई साहब आपका क्या बन जाता है, 3 महीने में आपको मिल जाएगा ये, ठीक है। ये 3 महीने में जो पूरा जो आपका ऑर्गेनिक वेस्ट है वो को पूरा का पूरा किस में कन्वर्ट हो जाएगा, इट विल गेट कन्वर्टेड इनटू मैन्योर, और इसको आप एक फर्टिलाइजर के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। यू कैन बेसिकली यूज इट एज अ फर्टिलाइजर। आर वी क्लियर टू दिस वन पीपल, समझ में आ रहा है? तो इसको हम बोलते क्या है, व्हाट इज दिस प्रोसेस नोन एज कंपोस्ट, ठीक है। इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, कंपोस्ट, ठीक है। जब ये जो देखो जो मैन्योर बना, ठीक है, इसको अगर हम ज़मीन में डाल देंगे तो ये बहुत अच्छा क्रॉप्स प्रोड्यूस करेगा, एंड हेंस इट इज़ ऑल्सो नोन एज कंपोस्ट, ठीक है। अगर इस चीज़ को हमको थोड़ा फास्ट करवाना है, ठीक है, लेट्स से वी डोंट वांट दिस टू हैपन इन 3 मंथ्स, तो हम भाई साहब उसमें वॉर्म्स डाल देंगे। ऐसे वॉर्म्स जो देखे होंगे आपने, बस भाई साहब बाद में ठीक कर लेना, इधर थोड़ा ध्यान दे लेंगे, ठीक है, ओके। तो अगर हम यहाँ पे क्या डालेंगे, कुछ वॉर्म्स डाल देंगे, तो इसको हम बोलते हैं वर्मी कंपोस्टिंग। दिस इज नोन एज वर्मी कंपोस्टिंग। सो ये प्रोसेस क्या हो जाएगा आपका, फास्टर हो जाएगा, दिस प्रोसेस विल बिकम फास्टर, ठीक है। सो एक होता है कंपोस्ट जिसमें आप वॉर्म्स नहीं डाल रहे हैं, अपने आप ही डिकम्पोज हो रहा है, और एक होता है जब आप उसको स्पीड अप करते हैं बाई इंट्रोड्यूसिंग वॉर्म्स क्या करेंगे, खाते रहेंगे इसको भाई साहब, और इसको डिकम्पोज कर देंगे, ये आपका बन जाएगा मैन्योर। और इस मैन्योर को अगर आप सॉइल में डालेंगे बहुत अच्छा होगा, ठीक है। बहुत रिपीटेड यूज़ अगर आप करेंगे किसका, इफ़ यू आर डूइंग अ रिपीटेड यूज़ ऑफ इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स, इनऑर्गेनिक और केमिकल फर्टिलाइजर्स जिसको हम बोलते हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा आप यूज़ करेंगे तो ज़मीन आपकी बंजर बन जाएगी। क्यों? क्योंकि आपके माइक्रोब्स मर जाते हैं, ठीक है। तो जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो ज़मीन की फर्टिलिटी को बढ़ाते हैं वही मर जाते हैं, ठीक है। सो एक टाइम आता है जब आपको मतलब मजबूरन ऑर्गेनिक फार्मिंग करनी पड़ती है, मतलब ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स को यूज़ करना पड़ता है। दे आर पुट इन अ पिट मेंट फॉर वेस्ट डिस्पोजल, आफ्टर सम टाइम इट गेट्स डिकम्पोज एंड इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू मैन्योर, ठीक है। ये मैन्योर क्या है, दिस इज बेसिकली व्हाट, ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर, ठीक है। दिस मैन्योर इज नथिंग बट ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल, समझ में आ रहा है ये, ठीक है, क्लियर है। तो ये बनता है आपके ऑर्गेनिक वेस्ट से, ये मैन्योर बन गया, इसको भाई साहब जमीन में फैला दीजिए, बहुत अच्छा फर्टिलाइजर का काम करेगा ये, ठीक है। लार्ज अमाउंट्स ऑफ डेड ऑर्गेनिक मैटर इन द फॉर्म ऑफ डिकेइंग प्लांट्स एंड समटाइम्स डेड एनिमल्स इज सीन इन द ग्राउंड। अगर आप देखोगे बहुत सारा ऑर्गेनिक मैटर, डेड प्लांट्स हैं, डेड एनिमल्स हैं, ये जो ग्राउंड में पड़े होते हैं, ठीक है, ये आप एक दिन देखेंगे, दूसरे दिन देखेंगे, एक हफ्ते बाद आपको नहीं दिखेगा, या 1 महीने बाद नहीं दिखेगा, क्योंकि क्या होगा, सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या करेंगे, इसको नेचुरली डिकम्पोज कर देंगे। ऐसा बोला जाता है, साइंस बोलता है या साइंटिस्ट ये बोलते हैं कि ऑन एन एवरेज आप जिस ज़मीन पे बैठे हुए हैं उसके नीचे 12 लाशें हैं, ऐसा बोला जाता है, ठीक है। मतलब घबराने वाली बात नहीं है, ठीक है। घबराने वाली बात इसलिए नहीं है क्योंकि जो आपका सॉइल बना है वो बना ही इससे है, ठीक है। आपके जितने भी ऑर्गेनिक मैटर है उसके डिकम्पोजिशन से बना है, ठीक है, तो वो होना ही होना है, ठीक है। डिकम्पोज होएगा, जितने भी आपके एनिमल्स हैं, प्लांट्स हैं, इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स एज वेल, तो उनका डिकम्पोजिशन होगा ही होगा, और उसी से सॉइल बनता है, ठीक है। सो लार्ज अमाउंट्स ऑफ डेड ऑर्गेनिक मैटर in the form of decaying plants and sometimes dead animals is seen in the ground and this gets decomposed by microorganisms। हम यहाँ पे क्या पढ़ रहे हैं, microorganisms कैसे they are acting as a friend। आप अपने घर से जो आपका कचरा निकलता है उसका हिसाब रखते हैं, दो बाल्टी तो निकलता रहेगा रोज का, ठीक है। उसमें से कुछ प्लास्टिक वगैरह होता है जो डिकम्पोज नहीं होगा, लेकिन जैसे समझ लो सब्जी के छिलके हो गए, फ्रूट्स के छिलके हो गए, सड़ा हुआ खाना हो गया, सड़ा हुआ दाल हो गया, ठीक है। एक मिनट, तो आपका जो सड़ा, तो बड़ी हंसी आ रही है तुमको तब से, ठीक है, सड़ा हुआ खाना होता है, ठीक है, जो आपके सब्जी के छिलके होते हैं, फ्रूट्स के छिलके होते हैं, तो ये सारी चीज़ें इंक्लूडिंग ह्यूमन वेस्ट एज वेल, हमारे बॉडी से जो वेस्ट निकलता है, ठीक है, वो भी सारा क्या हो जाएगा भाई साहब, माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो सोचो एक फैमिली से कितना वेस्ट जनरेट होता होगा। अगर मैं बोलूँ एक फैमिली से इतना वेस्ट तो 10 दिन में जनरेट हो जाएगा कि रूम भर जाए, हो जाएगा भाई साहब, ये रूम भर जाएगा, ठीक है। तो सोचो कितने करोड़ों लोग हैं, अगर सबका वेस्ट ऐसा ही जमा होता रहा तो धरती में रहने के लिए लायक जगह ही नहीं बचेगी, है ना। क्यों बच रही है जगह,
हाउ आर यू गेटिंग प्लेस टू सर्वाइव, बिकॉज माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इस सारे वेस्ट को डिकम्पोज कर देते हैं, ठीक है। अंडरस्टैंड दिस, अगर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स नहीं होता था तो आप कचरे के ढेर के ऊपर बैठे होते और कोई कुछ नहीं होता था। भाई साहब मैं आपको बता रहा हूँ, कामोटे में आप देखते हैं वो रोज एक गाड़ी आती है, ठीक है। वो गाड़ी अगर 7 दिन नहीं आएगा ना तो आपका मतलब जीना दुश्वार हो जाएगा, इतना बास आएगा, ठीक है। सारे कचरे के ढेरों में से कचरा उथल उथल के गिरेगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें होंगी। अभी आप सोचो इस चीज़ को कि भाई साहब एक गाड़ी अगर 7 दिन के लिए नहीं आता है तो हमारा रहना मुश्किल हो जाता है। अगर ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स नहीं होंगे तो वेस्ट को डिकम्पोज कौन करेगा, और वेस्ट का डिकम्पोजिशन अगर नहीं होगा तो इतनी सड़ी हुई बास आएगी कि जीना मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। एनिमल्स मर रहे हैं, प्लांट्स मर रहे हैं, हमारा खाना सड़ रहा है, तमाम चीज़ें हैं, मीट है, ठीक है, फिश है, सारा कुछ है, ठीक है। आप फिश मार्केट से कभी गुजरते हैं, कितना बास आता है क्योंकि मरी हुई चीज़ है वो, है ना। सो देयर विल बी अ स्मेल फॉर दिस। अगर ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स नहीं होंगे तो हमारा जीना मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। अंडरस्टैंड दिस कि अगर कचरे की गाड़ी 1 हफ्ते तक कामोटे में नहीं आती है, आप बाहर नहीं निकल पाएंगे, इतना स्मेल आएगा और इतना कचरे का ढेर रहेगा, ठीक है। और समझ लो अगर हमारे सॉइल में से माइक्रो ऑर्गेनिज्म से गायब हो गए तो डिकम्पोज कौन करेगा उनको, ठीक है। सो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैव अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल टू प्ले, in fact the most important role to play in the decomposition of waste. Are we clear on this one people? समझ में आ रहा है ये? बहुत बढ़िया भाई साहब, बहुत बढ़िया, ठीक है। दे डिसअपियर आफ्टर सम टाइम। आप देखोगे वैसा अभी मरा हुआ कुत्ता था, यहाँ पे एक मरा हुआ बर्ड था, यहाँ पे एक मरा हुआ प्लांट था, ये सब डिसअपियर हो जाएंगे कुछ दिनों में, ये डिसअपियर हो जाएंगे क्योंकि यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इसको डिकम्पोज कर देंगे। हाँ बास आएगा लेकिन कुछ दिनों में ये गायब हो जाएगा, ठीक है। कितने करोड़ों की तादाद में लोग और एनिमल्स और प्लांट्स रोज मर रहे हैं, सोचिए, ठीक है। अगर उनका डिकम्पोजिशन नहीं होगा तो रहना दुश्वार हो जाएगा, है ना। सो देर इज अ कॉन्स्टेंट डिकम्पोजिशन बाई माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फॉर दीज डेड एनिमल्स एंड प्लांट्स, ठीक है। ये हमारा माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का एक बहुत बड़ा रोल है। दिस इज बिकॉज द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स डिकम्पोज डेड ऑर्गेनिक वेस्ट ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स कन्वर्टिंग देम इनटू सिंपल सब्सटेंसेस। तो ये सिंपल सब्सटेंसेस में कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है, विच आर इजिली अब्जॉर्ब। कोई क्वेश्चन है यहाँ पे, एनी क्वेश्चंस? ये एक जादुई प्रोसेस है भाई साहब, वो लोग डिकम्पोज कर देंगे, ये उनके लिए खाना है, मरी हुई चीज़ें उनके लिए खाना है, ठीक है। सैप्रोफाइट्स बोलते हैं हम इनको। सो दे विल ईट ऑन डेड ऑर्गेनिजम्स, ठीक है, डेड प्लांट्स, डेड एनिमल्स। तो इस चीज़ को वो क्या कर देंगे भाई साहब, पूरा डिकम्पोज कर देंगे, वो चीज़ आपको 1 महीने बाद मिलेगी ही नहीं। आर वी क्लियर इन दिस वन? कोई क्वेश्चन है भाई साहब? एनी क्वेश्चंस? नो क्वेश्चंस? आगे बढ़ा जाए। Okay, this is because the microorganism decompose dead organic waste of plants and animals, converting them into simple substances. देखो यहाँ पे ये simple substances हो गए, ठीक है। ये जो simple substances आपको मालूम भी नहीं चलेगा भाई साहब ये कहाँ से आ रहा है। वही मैं बोल रहा हूँ आपको, आप जिस सॉइल पे भाई साहब खेलते हैं, आप जिस सॉइल पे क्रॉप्स उगाते हैं, आप जिस सॉइल पे फूल पेड़ पौधे उगाते हैं, जो सॉइल आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, वो सॉइल मरी हुई चीज़ों से बना हुआ है, ठीक है। दैट इज़ बेसिकली डिकम्पोज्ड मैटर, ठीक है। ज़्यादा करके वो सॉइल मरी हुई चीज़ों से बना हुआ है, और जितना ज़्यादा आपका ये वाला मैटर सॉइल में रहेगा, सॉइल की फर्टिलिटी उतनी ज़्यादा होगी, ठीक है। द मोर विल बी द फर्टिलिटी। आर वी क्लियर टू दिस वन पीपल? समझ में आ रहा है ये? ओके। दिस इज बिकॉज माइक्रो ऑर्गेनिजम्स डिकम्पोज डेड ऑर्गेनिक वेस्ट ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, कन्वर्टिंग देम इनटू सिंपल सब्सटेंसेस, ठीक है। क्लीनिंग ऑफ द एनवायरमेंट, दीज सब्सटेंसेज आर अगेन यूज बाय अदर प्लांट्स एंड एनिमल्स। अभी ये जो सब्सटेंसेज हैं फिर से यूज होते हैं किससे? बाय अदर प्लांट्स एंड एनिमल्स। अदर प्लांट्स एंड एनिमल्स इनको यूज करते हैं, ठीक है। दीज आर अगेन यूज बाय अदर प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो ये जो डिकम्पोज हो गए, तो डिकम्पोजिशन के बाद इनमें से क्या निकलेगा भाई साहब? नाइट्रेट्स निकलेंगे, ये से फिर से अब्जॉर्ब। इसीलिए देखो जिस जगह पे आप ज़्यादा ऑर्गेनिक मैटर, जो आपका डिकम्पोज मैटर है, उसको फेंकते हैं, वो सॉइल अपने आप धीरे धीरे फर्टाइल होती रहती है, ठीक है। वो सॉइल अपने आप धीरे धीरे फर्टाइल होता रहेगा, ओके। सो ये फिर से अब्जॉर्ब हो जाएगा, ये फिर से फूड चेन में अब्जॉर्ब हो जाएगा, ठीक है। और इसी को भाई साहब डियर खाएंगे, डियर को दूसरे एनिमल्स खाएंगे, ठीक है। एंड फिर ये हमारे मेन इंपॉर्टेंट फूड चेन में आ जाएगा। These microorganisms can be used to degrade the harmful and smelly substances, ठीक है। तो ये हार्मफुल है वैसे, कोई भी मरा हुआ चीज़ हार्मफुल है क्योंकि वो वेस्ट जनरेट कर रहा है और उससे एक बास आएगा और उससे पॉइजन होएगा। लेकिन ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या करेंगे, उस वेस्ट को पूरा डिकम्पोज कर देंगे। दे विल बेसिकली डिकम्पोज इट कम्प्लीटली, ठीक है।
सो 10 माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कैन बी यूज टू डिग्रेड द हार्मफुल एंड स्मेली सब्सटेंसेस। हार्मफुल और स्मेली क्यों हो गए हैं? क्योंकि मर चुके हैं, ठीक है। दे जितना भी उनका ऑर्गेनिक मैटर है उससे अभी बास आना चालू हो जाएगा, ठीक है। सो दीज जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं दे विल डिकम्पोज इट एंड हेंस आफ्टर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम यू विल नॉट गेट द स्मेल एंड यू विल नॉट ऑल्सो सी देम, ठीक है। आपको दिखेंगे भी नहीं ये। क्लियर है? आर भी क्लियर है? आर भी क्लियर? बहुत बढ़िया। and thereby clean up the environment. So microorganisms have a very important role to play in cleaning up the environment. इनका भाई साहब cleaning up the environment के लिए बहुत ही important role है, ठीक है। ये चैतन्य क्या कर रहे हैं यहाँ पे? चैतन्य, अरे चैतन्य खुश हो गया, सब क्लीन हो गया एनवायरनमेंट। ओके, हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन ह्यूमंस, ठीक है। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर हार्मफुल इन मेनी वेज, ठीक है। ये अगर आप देखोगे स्ट्रॉबेरी को अगर आप रख दोगे ऐसा तो ये एक फंगस उस पर जमा हो जाता है और इसका टेस्ट पूरा ख़राब हो जाएगा, ठीक है। यू विल नॉट बी एबल टू कंज्यूम इट एनी मोर, ठीक है। बहुत सारे ब्रेड में भी, ब्रेड अगर आप बाहर रख दोगे तो एकदम कड़क हो जाएगा भाई साहब, ठीक है। तो उसमें क्या डेवलप हो गया? फंगस डेवलप हो गया। नाउ इट इज़ अनसूटेबल फॉर कंजम्पशन, इनएडिबल हो गया ये, ठीक है। इट इज़ नॉट नो लॉन्गर सूटेबल फॉर कंजम्पशन। देयर आर लॉट ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स विच कैन कॉज स्टमक पेन, विच कैन कॉज इंडाइजेशन एज वेल। सो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर हार्मफुल इन मेनी वेज, ठीक है। हमारे बॉडी में बहुत सारे डिजीजेस कॉज करते हैं। देखिए जैसे कोरोना वायरस या कोई भी कोल्ड का जो वायरस होता है वो आपके चेस्ट को अटैक करता है, वो आपके लंग्स को अटैक करता है। लंग्स में क्या प्रोड्यूस करता है? कंजेशन प्रोड्यूस करता है, और लंग्स के कंजेशन से क्या होता है? आपके सांस लेने में तकलीफ होती है, ठीक है। फिर देखिए यहाँ पे दिस इज ऑल्सो समथिंग दैट इज कॉज्ड। यहाँ पे देखो भाई साहब आई, यहाँ पे ये ह्यूमन बींग्स में डिजीजेस कॉज करते हैं, प्लांट्स में डिजीजेस कॉज करते हैं, एनिमल्स में भी डिजीजेस कॉज करते हैं, ठीक है। दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर मेनी डिजीजेस विच हैपन इन प्लांट्स एंड एनिमल्स, ठीक है, दीज माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। क्लियर है? ओके ओके ओके। सच डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, इन डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को हम क्या बोलेंगे? पैथोजेंस। पैथोजेंस आर व्हाट पीपल? डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स विच एंटर द बॉडीज ऑफ लिविंग प्लांट्स एंड एनिमल्स, ठीक है, कॉजिंग डिजीजेस, ठीक है। पैथोजेंस क्या हो जाएंगे? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स विच कॉज डिजीजेस इन लिविंग प्लांट्स एंड एनिमल्स, ठीक है। सम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स स्पॉइल फूड, कुछ कुछ क्या करते हैं भाई साहब? फूड को ख़राब कर देते हैं, खाने को ख़राब कर देते हैं। अगर आप भाई साहब कोई खाना बनाते हैं और उसको बाहर रखते हैं, अपने आप उसमें सड़न पैदा होती है। क्यों? क्योंकि उसमें क्या डेवलप हो गया है भाई साहब? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। क्लोथिंग, अभी देखो बरसात का समय आ रहा है, ठीक है। आप देखोगे जो चमड़े की चीज़ें होती हैं जैसे बेल्ट हो गया, पर्स हो गया, उसमें ना एक वाइटिश लेयर डेवलप होने लगता है। वो एक टाइप का फंगस है, जो ह्यूमिडिटी बढ़ती है तो बढ़ता है, ठीक है। बैग्स में, ठीक है, आप देखोगे अगर बरसात में आपने बहुत दिनों तक कोई कपड़ा ऐसे ही रख दिया है, उसमें से एक बास आएगा, ठीक है। ह्यूमिडिटी की वजह से उसमें क्या हो जाएगा? उसमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स डेवलप होना चालू हो जाएंगे, ठीक है। सो सम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स स्पॉइल फूड, क्लोथिंग को स्पॉइल करते हैं, लेदर को भी स्पॉइल करते हैं। लेदर जैसे आपका पर्स हो गया, बेल्ट हो गया, जूते हो गए, इसमें देखो आपके बरसात के टाइम पे ये ज़्यादा ख़राब होंगे, ठीक है। दे विल बेसिकली स्पॉइल, ठीक है। इसीलिए आप देखोगे जूतों के दुकानों में आपके बरसात के मौसम में सेल चलता है। दे वॉन्ट टू डिस्पोज ऑफ द गुड्स एज सुन एज पॉसिबल, क्योंकि वो जितना रखेंगे उनके सड़ने की स्कोप बढ़ जाएगी, क्योंकि बरसात का मौसम है, ठीक है। ओके, फूड, क्लोथिंग, ठीक है, और आपका भाई साहब लेदर वगैरह, ये सब खराब होता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म से, ठीक है। सो पैथोजेंस एंटर आवर बॉडी, ये जो पैथोजेंस हैं, जो हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, विच एंटर आवर सिस्टम और आवर बॉडी एंड कॉज अ लॉट ऑफ डिजीजेस, ठीक है। वेयर डू दे एंटर फ्रॉम? ठीक है, दे एंटर फ्रॉम ईदर सॉइल, दे एंटर फ्रॉम वाटर और दे एंटर फ्रॉम एयर एज वेल, क्योंकि इन तीन चीज़ों से हमारा कॉन्स्टेंट इंटरेक्शन हो रहा है। भाई साहब हमारा विशाल भाई साहब फुटबॉलर है ना, वो भाई साहब फुटबॉल खेल रहा है, ये वो गिर गया धड़ाम से, सॉयल है भाई साहब उसके हाथ में, और आया धबाधब खाने लगा भाई साहब, कुछ हाथ पैर भी नहीं धोया, ठीक है। तो उसने नहाया भी नहीं, हाथ पैर भी नहीं धोया, और ऐसे ही भाई साहब पाव भाजी बनी थी, धबाधब खा रहा है। तो इससे क्या होगा? सॉइल्स में जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होंगे वो उसके पेट में जाएंगे, एंड दे विल बी द रीजन फॉर सर्टन डिजीजेस, ठीक है, दैट माइट हैपन। सो पैथोजेंस एंटर आवर बॉडी थ्रू सॉइल। एक हो गया वाटर, अगर आप भाई साहब पानी कहीं से भी पी रहे हैं
घर में पानी उबाल के पीजिए या तो एक्वागार्ड लगा कर पीजिए, अगर पानी कहीं से भी पी रहे हैं, ठीक है। तो इसीलिए देखिए, आपको जब प्यास लगती है तो हमेशा अपने पास बॉटल रखिएगा, क्योंकि आपको मालूम है कि आपके बॉटल में जो पानी है वो शायद बॉयल्ड पानी है, या आप जो घर से लाए हैं वो चाहे बिस्लेरी हो चाहे भाई साहब जो भी हो। बट अगर आप किसी दूसरे के बॉटल से पानी पी रहे हैं, आपको मालूम नहीं है ना भाई साहब वो कहाँ से पता नहीं पानी ला कर आया हो, ठीक है। पानी पूरी और ठका ठक खाते हैं भाई साहब, जो वो पानी कहाँ से आता है आपको मालूम है, तो ठीक है। सो दीज कैन बी द रीज़न फॉर अ लॉट ऑफ डिजीजेस। ये वाटर एक हो गया भाई साहब, सॉयल एक हो गया, और क्या हो सकता है, एयर, ठीक है। कोई आपके पास सर्दी जुकाम वाला इंसान है तो वो अगर स्नीज़ करता है या खांसता है तो उसके वायरसेस फैलते हैं पूरे एनवायरनमेंट में, और आपके इनहेलिंग से हो जाते हैं। एक बार जब हम सांस ले रहे हैं ना, उसमें हज़ारों बैक्टीरियाज हमारे अंदर जाते हैं, ठीक है। ओके, सो पैथोजेंस एंटर आवर बॉडी थ्रू, पहला तो हो जाएगा द एयर वी ब्रीथ, ठीक है। हम जो एयर ब्रीथ कर रहे हैं इसमें से हज़ारों लाखों पैथोजेंस अंदर जाते हैं भाई साहब, ठीक है। अ लॉट ऑफ पैथोजेंस बेसिकली गो इनसाइड एंड दे हैव द कैपेसिटी टू अटैक आवर लंग्स, टू अटैक आवर रेस्पिरेटरी सिस्टम एज वेल, ठीक है। तो ये आपका एयर वी ब्रीथ। द वाटर वी ड्रिंक, ठीक है भाई साहब, पानी से भी बहुत सारे वाटर बॉर्न डिजीज़ होते हैं। अभी आप देखो कि बरसात का मौसम आएगा और लोग बीमार पड़ना चालू होंगे, ठीक है। क्यों? क्योंकि आपका जो पानी होगा वो थोड़ा इम्प्योर हो जाएगा, पानी घुला हुआ होगा, ठीक है। क्यों घुला हुआ होगा? अभी देखिए, जो आपका वाटर सप्लाई आता है वो मुंबई के बाहर बहुत बड़े बड़े लेक्स हैं, उनसे आता है। जब बरसात होता है तो क्या होता है भाई साहब, चारों तरफ का पानी लेक्स में आ जाता है, तो ये पानी क्या हो जाता है, घुला हुआ पानी हो जाता है, ठीक है। तो इसीलिए जो वाटर बॉर्न डिजीजेज हैं दे इंक्रीज ड्यूरिंग द रेनी सीजन, क्योंकि आपका पानी का कंटेमिनेशन लेवल बढ़ जाता है, ठीक है। व्हाट हैपेंस इज द कंटेमिनेशन लेवल इन वाटर, this increases, contamination levels in the water increases and this would be the reason for many diseases that will happen, ठीक है। तो इस तरह से वाटर कंटेमिनेटेड होता है और इसी वाटर को जब आप कंज्यूम करते हैं इट कैन रिजल्ट इन द मैनी डिजीजेस, ठीक है। द फूड दैट वी ईट, ठीक है, हम जो खाना खा रहे हैं भाई साहब उससे भी हमको बहुत सारे, कोई थोड़ी ना हम माइक्रोस्कोप लगाकर फिर खाना खाते हैं, राइट। सो द फूड दैट वी आर ईटिंग कैन बी द सोर्स ऑफ मैनी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। स्पेशली बाहर का खाना को बनाने में उतनी सावधानी बरती नहीं जाती है, ठीक है। ऑब्वियसली बाहर जो कुक्स हैं या जो शेफ्स हैं वो भाई साहब फटाफट बना रहे हैं, वो उतने केयरफुलनेस से उन चीज़ों को नहीं बनाएंगे जो जितने केयरफुलनेस से हम घर में उन चीज़ों को बनाते हैं, ठीक है। सो एयर दैट वी ब्रीथ, द वाटर दैट वी ड्रिंक एंड द फूड दैट वी ईट, all this could be the reason for the entry of many pathogens in our body. They can also get transmitted by direct contact with an infected person, ठीक है। अगर कोई इन्फेक्टेड इंसान है, ठीक है, और वो स्नीज कर रहा है, खांस रहा है, ठीक है, तो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद एन इन्फेक्टेड पर्सन दे कैन ऑल्सो गेट ट्रांसमिटेड, ये ट्रांसमिट वहाँ से भी होंगे बाय डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद एन इन्फेक्टेड पर्सन, ठीक है। कैरिड थ्रू एन एनिमल से कैरी हो रहे हैं भाई साहब ये, ठीक है। सो दीज आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल, जैसे मस्क्यूटो इज़ द कॉज ऑफ मैनी डिजीजेस, हाउस फ्लाई इज़ द कॉज ऑफ मैनी डिजीजेस। बहुत सारे भाई साहब आपके डिजीज़ कैरिंग पैथोजेंस होते हैं, ठीक है, बहुत सारे आपके डिजीज़ कैरिंग पैथोजेंस होते हैं। तो ये आपके डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद एन इन्फेक्टेड पर्सन से भी जाते हैं। कैरिड थ्रू एन एनिमल, बहुत सारे एनिमल, जैसे कुत्तों के बाइट से एक बहुत भयंकर डिजीज़ होता है जिसको हम रेबीज़ बोलते हैं, ठीक है। सो ऐसा हो सकता है, कैट्स में भी हो सकता है। जो भी इन्फेक्टेड पर्सन रहेगा उसके बाइट से आपको वो डिजीज़ ट्रांसफ़र हो सकती है, ठीक है। एग्जाम्पल्स ऑफ सच डिजीज़ क्या क्या हो जाएंगे भाई साहब आपके? कॉलेरा बेसिकली क्या होता है, अगर आप ऐसा खाना खा रहे हैं जिस पे मक्खी बैठी हो तो कॉलेरा हो सकता है। हालांकि कॉलेरा का वैक्सीनेशन हमको लगा हुआ होता है, लेकिन कॉलेरा एक लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज़ है। अ पर्सन माइट लूज हिज और हर लाइफ इफ़ ही और शी गेट्स इम्पैक्टेड बाई कॉलेरा। इसमें बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग होती है, लूज मोशन होता है, आपके बॉडी में वाटर नहीं बचता है एंड द फाइनली द पर्सन डाइज, ठीक है। तो इसका टाइमली इलाज बहुत ज़रूरी है, हालांकि इसका वैक्सीनेशन भी इन मोस्ट केसेस हो ही जाता है, ठीक है। कॉमन कोल्ड, जो आपका सर्दी जुकाम का मामला है, ठीक है, ये तो होता ही रहता है भाई साहब, ठीक है। दिस इज समथिंग दैट इज़ बेसिकली कॉज्ड बाई माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। ओके, देन वी हैव चिकन पॉक्स। आई हैव ऑलरेडी शेयर्ड अ लॉट विथ रिगार्ड्स टू चिकन पॉक्स। हमारे जो पूरे दाने निकलते हैं ये भी ड्यू टू अ वायरस होता है। स्मॉल पॉक्स की बात हम यहाँ पे नहीं करेंगे, क्यों? क्योंकि स्मॉल पॉक्स हमारा जो है तो इरेडिकेट हो चुका है ऑलमोस्ट। हमारे जितने भी कंट्रीज़ हैं ज़्यादा करके उन कंट्रीज से स्मॉल पॉक्स इरेडिकेट हो चुका है, ठीक है। ट्यूबरक्लोसिस होता है, टीबी, ठीक है। सो ट्यूबरक्लोसिस इज ऑल्सो अ डिजीज़
व्हेन अ पर्सन सफरिंग फ्रॉम कॉमन कोल्ड स्नीजेस, ठीक है, जिसको कॉमन कोल्ड है वो अगर स्नीज करता है, छींकता है, फाइन ड्रॉपलेट्स ऑफ मॉइस्चर कैरिंग थाउजेंड्स ऑफ वायरसेस आर स्प्रेड इन द एयर। तो ये फाइन ड्रॉपलेट्स ऑफ मॉइस्चर है, ठीक है, और ये पूरे एयर में फैल जाते हैं, ठीक है। फाइन ड्रॉपलेट्स ऑफ मॉइस्चर कैरिंग थाउजेंड्स ऑफ वायरसेस आर स्प्रेड इन द एयर। जैसे वो छींकेगा तो ये फैल जाएगा और यही चीज़ हमारे अंदर आ जाएगी, ठीक है। दिस विल बेसिकली कम इनसाइड अस, ओके। So when a person suffering from common cold sneezes, fine droplets of moisture carrying thousands of viruses are spread in the air, ठीक है, spread in the air, fine droplets है ये भाई साहब, ठीक है, और viruses are spread in the air, और यही हमारे सिस्टम में चले आते हैं, ठीक है। They basically enter our system. The virus may enter the body of a healthy person while breathing. जब वो ब्रीथ कर रहा है तो उसके सिस्टम में ये एंटर हो जाएगा, ठीक है। तो दिस विल बेसिकली एंटर। ये जितने भी वायरसेस हैं जो फैले हुए हैं, ऑल दीज आर बेसिकली वायरसेस विच हैव बीन बॉट इनटू द एटमॉस्फेयर बाय कॉफिंग और स्नीजिंग ऑफ अ पर्सन इन्फेक्टेड बाय इट, एंड इट विल ऑल्सो इम्पैक्ट द पर्सन्स सिटिंग और वॉकिंग नियर बाय, ठीक है, ओके। सो ये वायरसेस क्या होते हैं भाई साहब, जाते हैं इसके अंदर और तहलका मचा देते हैं, ठीक है। देयर आर सम इंसेक्ट्स एंड एनिमल्स which act as disease carriers, ठीक है, carriers of disease causing microbes, ठीक है। तो इनके अंदर भाई साहब disease causing microbes होते हैं। जैसे हाउस फ्लाई हमारे लिए खतरनाक नहीं है, लेकिन हाउस फ्लाई जिन जगहों पर बैठता है, ठीक है, उन जगहों पे बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, और वही माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इसके ऊपर आ जाते हैं, और वो जब हमारे फूड पे आते हैं तो वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारे फूड में ट्रांसफर हो जाते हैं। हाउस फ्लाई इज नॉट आवर एनिमी, बट हाउस फ्लाई हैज़ the potential to sit on places, ठीक है, where there would be a lot of microorganisms, and when they sit on our food, then obviously these microorganisms get transferred to our food, and when we consume that food it impacts us, ठीक है, with diseases, ठीक है। So house fly is such a carrier, ठीक है, cockroaches होते हैं, ठीक है, then we have mosquitoes, ठीक है, ये सारे आपके disease carrying। The flies sit on the garbage and animal excreta, तो ये गार्बेज पे बैठते हैं। मक्खियाँ आपने देखी होंगी, मक्खियाँ कहाँ मिनमिनाती हैं ज़्यादा करके, जो कचरा होता है उस पर, या पॉटी पे, ठीक है, गोबर है उसके ऊपर। अभी इन सब जगहों पे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी होंगे, तो जैसे ही ये बैठेंगे तो इनके पंख में, इनके बॉडी में वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स चिपक जाएंगे, इनको तो इम्पैक्ट करेंगे ही, साथ ही साथ जब ये हाउस फ्लाई हमारे फूड पे बैठेंगे तो उसमें भी भाई साहब ये ट्रांसफ़र हो जाएंगे अपने आप, ठीक है, ओके। पैथोजेंस स्टिक टू देयर बॉडीज, ये जो पैथोजेंस हैं इनके बॉडीज में स्टिक हो जाते हैं। द मोमेंट दे सिट ऑन एनिमल एक्सक्रीटा और मे बी गार्बेज और वेस्ट, द पैथोजेंस दैट आर प्रेजेंट देयर विच आर हार्मफुल फॉर अस, दे विल स्टिक टू देयर बॉडीज, एंड वंस दे सिट ऑन आवर फूड दे विल गेट ट्रांसफर्ड देयर, वहाँ पे वो ट्रांसफर हो जाएंगे, ठीक है, ओके। सो दीज आर बेसिकली पैथोजेंस विच गेट ट्रांसफर्ड। सो व्हेन दीज फ्लाइज सिट ऑन अनकवर्ड फूड, तो देखो ये भाई साहब आपने देखा ही रहेगा, ये हाथ ऐसे मलते हुए, है ना, तो ये जैसे ही यहाँ पे बैठते हैं अनकवर्ड फूड में, तो इनका भाई साहब ये पैथोजेंस क्या हो जाते हैं, दे गेट ट्रांसफर्ड। ये पैथोजेंस देखो भाई साहब, ये पैथोजेंस ये पैथोजेंस है, ये अपने आप ट्रांसफ़र हो जाएगा। ये खाना तो खा रहे हैं, लेकिन इनके बॉडी में जो पैथोजेंस हैं दे गेट ट्रांसफर्ड टू द फूड दैट यू आर ट्राइंग टू कंज्यूम, ठीक है। तो इनके बॉडी में जो पैथोजेंस पहले से ही चिपके हुए हैं, ये ट्रांसफ़र हो जाते हैं उस फूड पे जिस फूड को आप कंज्यूम कर रहे हैं, द मोमेंट दे हैपन टू सिट ऑन दैट टाइप ऑफ फूड, ठीक है, ओके। Whoever eats the contaminated food obviously gets impacted by the entry of the pathogen and hence by the disease, ठीक है। तो आपका भाई साहब जैसे ही ये एंट्री हो गया, ओके, एंड दे आर लाइकली टू गेट सिक, सो इट इज़ एडवाइजेबल टू ऑलवेज कीप फूड कवर्ड। कहीं भी होगा अगर आप देखोगे फूड, अगर आप बाहर का भी खाना खा रहे होंगे ना, तो इंश्योर कीजिए कि वो जो फूड आप खा रहे हैं वो कवर होना चाहिए। ठेले पे अगर आप देखते हो भाई साहब बड़ा पाव बेच रहे हैं या कुछ भी, ठीक है, मैं किसी को क्रिटिसाइज़ नहीं कर रहा हूँ, लेकिन वो अनकवर्ड अगर है तो भाई साहब उसमें मक्खियाँ बैठी रहेंगी, और अगर मक्खियाँ बैठी रहेंगी तो उसमें डिजीज़ रहेगा, ठीक है। सो बी केयरफुल अबाउट कंज्यूमिंग अनकवर्ड फूड। आपके घर में भी जो खाना आप रखते हैं उसको कवर्ड रखिए, ठीक है, उसको कवर्ड रखिए। आपने डाइनिंग टेबल पे कोई खाना रखा है जिसको सब खाएंगे, उसको कवर्ड रखिए, ठीक है, until the actual consumption begins, ठीक है। So it is always advisable to keep the food covered, to keep it away from house flies, to keep it away from house flies which are disease causing, which carry disease causing pathogens. So the house flies will always carry disease causing pathogens. Are we clear on this one, people? Okay, okay, okay. Avoid consuming uncovered items of food.
तो जितने भी आपके अनकवर्ड, ऐसे देखिए वैसे समोसा देखने में बहुत टेस्टी लग रहा है, लेकिन क्योंकि ये बाहर रखा हुआ है, इसमें हाउस फ्लाइज बैठने की संभावना बहुत ज़्यादा है, एंड इफ दे हैव बेसिकली कंज्यूम्ड इट दे विल ट्रांसफर द पैथोजेंस हियर, एंड दीज द कंजम्पशन ऑफ दीज फूड आइटम्स विल एक्चुअली लीड टू मैनी डिजीजेस। ठीक है, इस तरह से आप देखोगे भाई साहब फ्रूट्स जो लोग बेचते हैं उन लोग में भी बहुत मक्खियाँ बिन आती हैं, तो यहाँ पे भाई साहब फूड में ऐसा जा सकता है। ठीक है, सो जितने भी आपके अनकवर्ड फूड होते हैं अवॉइड कंज्यूमिंग देम, बिकॉज हाउस फ्लाइज happen to sit on them and they transfer the pathogens and they would be the cause of the disease. As covered food reduces the risk of food poisoning. तो आप जितना फूड को भाई साहब कवर्ड रखेंगे आपके फूड पॉइजनिंग जो है उसकी संभावना उतनी ही कम होती जाएगी भाई साहब। अनदर एग्जाम्पल ऑफ कैरियर इज एनाफिलस मस्क्यूटो, फीमेल एनाफिलस मस्क्यूटो। जो मेल एनाफिलस मस्क्यूटो होता है उसमें ये डिजीज़ नहीं होता है, दे कैरी द पैथोजन फॉर मलेरिया। ठीक है, तो ये आपके मलेरिया के वायरस को हम जैसे ही ये हमारा खून चूसेंगे तो हमारे अंदर ये मलेरिया का वायरस डाल देंगे। ठीक है, ये भी मलेरिया से इम्पैक्टेड ही होते हैं, फीमेल एनाफिलस मस्क्यूटो, इट कैरीज द पैरासाइट ऑफ मलेरिया। और जैसे ही ये हमारे खून चूसते हैं हमारा, जैसे ही उस हमारे खून में मेन ब्लड स्ट्रीम में क्या आ जाता है, पैरासाइट आ जाता है। ठीक है, द फीमेल एड्स मस्क्यूटो, ये एड्स मस्क्यूटो क्या करता है, इट इज़ बेसिकली डेंगू फैलाता है ये। ठीक है, फीमेल एड्स मस्क्यूटो। ठीक है, it carries the dengue virus. Again, these are very dangerous diseases and if they are not treated on time a person might lose his or her life. ठीक है, किलर डिजीजेज हैं, इनका आइडेंटिफिकेशन और ट्रीटमेंट बहुत जल्दी ज़रूरी है। ठीक है, ओके। और प्रॉब्लम ये है कि इनका कोई वैक्सीनेशन नहीं होता। ठीक है, जनरली मलेरिया का या आपके डेंगू का कोई वैक्सीनेशन नहीं होता, वो पोस्ट ट्रीटमेंट ही हो सकता है। अगर किसी को हो जाता है तो उसके बाद ही उसका ट्रीटमेंट चालू कर सकते हैं हम। ठीक है, ओके। सो ऑल मस्क्यूटोज ब्रीड इन वाटर। ज़्यादा करके मस्क्यूटोज कहाँ पे ब्रीड होते हैं भाई साहब, वाटर में। ठीक है, मतलब मस्क्यूटोज अंडे कहाँ देते हैं, वाटर में। ठीक है, अभी इस चीज़ को समझिए, ये अंडे हैं मस्क्यूटो के, फ्लोट हो रहे हैं वाटर में। अगर ये डूब जाएंगे तो ये अंडे ख़राब हो जाएंगे। आपने देखा है सिडको से जो लोग आते हैं वो उनके ऊपर एक सिलेंडर रहता है और वो फिस फिस ऐसे मारते रहते हैं। ठीक है, जहाँ पे भी पानी जमा रहता है वो क्या मार रहे हैं, केरोसिन। ठीक है, वो एक्चुअली केरोसिन मार रहे हैं। अभी जैसे केरोसिन मारेंगे ना ऑयल, तो क्या हो जाएगा, ये जो वाटर जो है तो इतना तना हुआ है कि ये हल्के में सेटल हो जाते हैं। अभी वाटर थोड़ा लूज़ हो जाता है, जैसे आप उसमें ऑयल डालते हैं तो वाटर थोड़ा लूज़ हो जाएगा, तो अभी ये क्या हो जाएंगे, अंडे ना डूब जाएंगे, और जैसे ही डूब जाएंगे ये मर जाएंगे। ठीक है, दैट इज़ द पर्पस, क्योंकि जैसे ही आपका पानी जमा होना चालू होगा, इसीलिए देखो मस्क्यूटोस कभी भी समुंदर में अपने अंडे नहीं देंगे या कभी भी बहते हुए पानी में अपना अंडा नहीं देंगे, क्योंकि बहते हुए पानी में या समुंदर में पानी हमेशा फ्लो में रहता है और फ्लो में रहेगा तो वो अंडा डूब जाएगा। जहाँ पे पानी ठहरा हुआ है, ठीक है, वहाँ पे ये अंडे देंगे। आपके घर के बाल्टी या टंकी में भी ये अंडे दे सकते हैं, ये अगर अनकवर्ड रहे तो। ठीक है, अगर अनकवर्ड रहे तो वहाँ पे भी, क्योंकि वहाँ पे पानी ठहरा हुआ है। ठीक है, अगर आपने किसी बाल्टी में पानी रखा और बहुत दिन तक उसमें यूज़ नहीं कर रहे हैं तो मस्कीटोज़ आके वहाँ पे अंडा देकर जाएंगे, क्योंकि भाई साहब वो पानी जो है तो ठहरा हुआ है और उनके लिए वो एक सेफ प्लेस है अंडा देने के लिए। ठीक है, तो मस्कीटोज़ के जो एग्स होते हैं दे आर बेसिकली लेड ऑन स्टैग्नेंट वाटर। यू अंडरस्टैंड व्हाट इज स्टैग्नेंट वाटर? स्टैग्नेंट वाटर इज बेसिकली वाटर विच इज़ नॉट मूविंग। ठीक है, जस्ट 1 मिनट पीपल। तो जितने भी मस्कीटोज़ होते हैं वो किस में ब्रीड करते हैं, स्टैग्नेंट वाटर में, ठहरे हुए पानी में। ठीक है, अगर वाटर आपका फ्लोइंग मोड में होगा, स्टैग्नेंट वाटर में, ठीक है, अगर वाटर आपका फ्लोइंग मोड में होगा, अगर वो बह रहा होगा तो उसमें वो ब्रीड नहीं करेंगे। दे विल ओनली ब्रीड इन स्टैग्नेंट वाटर, जो ठहरा हुआ पानी होगा, बाल्टी में पानी है या किसी जैसे बिल्डिंग के बाजू में जब बरसात होती है तो गड्ढे उड्ढे में पानी जमा होने लगता है। ठीक है, सो इन सब जगहों पे, या कोई पॉन्ड है, कोई रिवर है, कोई रिवर तो नहीं, लेक है, ऐसे सब ठहरे हुए पानी में, या कोई वेल है, ऐसे ठहरे हुए पानी में भाई साहब आपका मस्कीटोज़ ब्रीड करते हैं। ठीक है, मस्कीटोज़ ब्रीड इन दीज एरियाज़।